आजकल डायबिटिक, प्री डायबिटिक और इसके अलावा ओबीस और दिल के मरीज़, ये 4 बीमारियां तो कॉमन है। मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में हर मरीज़ से ये 4 बीमारियां पहले पूछता हूँ, इनमें से कोई है आपको? अगर वो कहता है तो हम उसको लिखते हैं ताकि उसके मुताबिक आगे चलें। तो सर, इन बीमारियों के साथ लोगों का हेयर फॉल या हेयर लॉस होने की वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर तमीर, जिस तरह आपने बताया, बात सबसे बड़ी ये है कि शुगर या डायबिटीज़ जो है वो मेरा ख्याल हमारी इस वक्त 30-40% पॉपुलेशन में पाई जाती है। ठीक है सर। बहुत ज़्यादा है। तो अब तो शुगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही सर। हम लोग कई दफ़ा सेल्फ डिनाइल मोड में रहते हैं कि हम मानते नहीं हैं कि हमें शुगर है। ऐसे ही आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा, मुझे अब 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं काम करते, तो मरीज़ जब मेरे पास आता है तो मैं मरीज़ को देख के कहता हूँ कि बीबी औरत को या भाई साहब, मुझे लग रहा है आप शुगर के मरीज़ हैं। वो कहता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने केड़ी शुगर। तो मैं उनको कहता हूँ कि जी मैं तो जल्द की अलामात आपकी देख कर जो शुगर में होती हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वो कहता है नहीं जी, वो रिलक्टेंट होता है, ज़िद करता है कि मुझे नहीं है। तो जब उसकी शुगर टेस्ट कराई जाती है तो पता चलता है उसको शुगर है, और फिर वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा तो मुंह खुश्क नहीं होता था, मुझे तो प्यास नहीं लगती थी, मुझे रात को पेशाब नहीं आता, उठना नहीं पड़ता, तो शुगर कहाँ से मुझे हो गई। सो ये जो सिम्टम्स हैं जो मैंने नाम लिए हैं, हर शख्स में ये सिम्टम नहीं पाए जाते। ऐसे ही सर। ये नहीं होता कि शुगर में हर चीज़, हर एक का मुंह खुश्क जो होगा। हाँ, जो बुकिश पिक्चर हो किताब वाली वही आपको मिले। शुगर तो आपको ना भी पता हो तो शुगर हो जाती है। ऐसे ही सर। तो जो आपने ये सवाल किया कि शुगर के साथ यानी प्रॉब्लम जो आती हैं स्किन की, स्पेशली क्योंकि मेरा शोबा स्किन से तल्लक है, तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जब से शुगर का रेशो बढ़ा है हमारी आबादी में, तब से खाली बाल ही नहीं बल्कि 60 to 70 स्किन मैनिफेस्टेशन ऐसी हैं। अच्छा। 60 से 70 अलामात मैं इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग्स में वो अपने पेपर में प्रेजेंट कर चुका हूँ, जो हम स्किन पे देखते हैं शुगर की। ठीक है। फोड़े फिंसियाँ बार बार निकलते हो, बंदा मोटा ताज़ा हो जिसको ओबीस कहते हैं, हैवी हो उसको निकलते हो, इसका मतलब है शुगर टेस्ट कराओ। वो बंदे को पेशाब बार बार आता हो, शुगर कराओ। उसको पाँव पे ज़ख़म बन जाते हो, शुगर कराओ। उसको कहीं चोट लगी है, उसका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, शुगर टेस्ट कराओ। तो शुगर का टेस्ट कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन मरीज़ों में जिन मरीज़ों को प्रॉब्लम रहती है स्किन प्रॉब्लम्स की और स्पेशली बाल गिरने की। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये होता है कि आजकल चूँकि हेयर लॉस बहुत है, जैसे कि मेरा भी पहले था, तो मरीज़ हमारे पास आते हैं कि मैं दिल का मरीज़ हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ? तो आप बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मरीज़ मेरे पास भी आते हैं, मैं PRP भी करता हूँ। इसको जो आपने बीमारियों के नाम लिए ना, शुगर है, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, इनको हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज़ अंग्रेजी में। ठीक है। अगर एक बंदे को ये प्रॉब्लम्स हैं तो एक बात याद रखनी चाहिए कि उसकी कुव्वत मदाफ़त यानी उसका इम्यून सिस्टम वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है। और उसकी कुव्वत मदाफ़त जो है वो नहीं है जो एक नॉर्मल बंदे की है। ठीक है। एक यंग बंदा है 25 साल का और एक खातून है 70 साल की। हाँ, तो उसमें फ़र्क होगा। फ़र्क तो है ना। ऐसे ही तो लेकिन जहाँ तक बालों का गिरना और हेयर ट्रांसप्लांट कराना, PRP या प्रोसीजर कराना, वो कहीं भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है। कहीं ये नहीं आप कह सकते कि आपको शुगर, BP और कोलेस्ट्रॉल है तो बाल ना लगवाओ, अगर बाल लगवाओगे तो कॉम्प्लिकेशन होगी, PRP कराओगे तो ये कहीं नहीं आता। ठीक है। तो आप हर प्रोसीजर करवा सकते हैं, इवन अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं, बगैर किसी खौफ के। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें जब हम ये कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ते हैं? मसलन कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, ब्लड, या बिल्कुल सिंपल जाके आप करवा सकते? दो बातें होती हैं। मेरे पास सबसे पहले जब एक यंग बच्चा आपकी तरह का यंगस्टर आएगा तो मैं उससे उसकी फैमिली हिस्ट्री लूँगा। ठीक है। मैं उससे पूछता हूँ, यार ये बताओ तुम्हारे नानको दांतों में बॉल्डनेस या गंजापन है? ठीक है। पहली बात। ठीक है। तो आप जैसा बच्चा मुझे कह सकता है डॉक्टर साहब मेरे चचा बॉल्ड है, कोई कहते हैं मेरे मामू बॉल्ड है, कोई कहते हैं मेरे वालिद बॉल्ड है। सो एक आधी हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री में ज़रूर आता है। फिर हम उससे ये पूछते हैं, तुम बेटा बहुत बीमार तो नहीं रहे? कोरोना तुम्हें कब हुआ था? तुम्हें डेंगू कितना होता है?
बार बार तो नहीं डेंगू हुआ, तुम कोई दवाइयाँ कैंसर की तो नहीं खा रहे हो, ठीक है, या तुम कोई, क्योंकि कैंसर की दवाइयों से भी उससे बाल बाल गिरते हैं, आप जानते हैं। कोरोना में बाल बहुत गिरते हैं। कोरोना के अलावा अगर आप देखें तो डेंगू में प्लेटलेट वगैरह अगर आपके डाउन, प्लेटलेट डाउन हो जाए, तो इस वजह से हम उसकी पहले हिस्ट्री लेते हैं। एक अच्छा डॉक्टर वो है जो डिटेल हिस्ट्री अपने मरीज की ले, बाल गिरने की वजूहात, मेल हो या फीमेल हो। खातून अगर आए तो उससे क्या हिस्ट्री लेनी है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसकी माहवारी की, कि भाई बीबी तुम्हें माहवारी सही आती है, तुम्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, बच्चे नॉर्मल हैं कि सिजेरियन सेक्शन कराए हैं, कितनी मिसकैरेजेस हुई हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम, बहुत बुखार रहता हो, तुम बहुत बीमार रहती हो, तुम्हारी डाइट प्रॉपर ना हो। सो आपने हिस्ट्री पे ही जज कर लेना मरीज को, कि हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि इसकी रीज़न क्या बाल गिरने की। ये आपको जब पता, और शुगर का मरीज अगर है तो वो तो कहेगा ब्लड प्रेशर का, शुगर का, बाकी, क्योंकि जब भी कोई भी बीमारी आपको हो किसी किस्म की अंदरूनी, तो कुव्वत मदाफत पे फर्क तो पड़ेगा ना, तो बाल आपके गिरेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो लोग जिन लोगों के बाल गिरते हैं और वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं और वो आके कहते हैं जी मैंने नेट से पढ़ा था और मैंने बायोटीन लेना शुरू कर दी, मैंने जिंक लेना शुरू कर दिया, कोई मल्टीविटामिन मिनरल्स लेना शुरू कर दिए, तो मिनरल्स, बायोटीन या मल्टीविटामिन का कितना अहम रोल है बालों को रोकने में? इनको मैं कहता हूँ गूगलोपैथी मरीज। ठीक है सर, ये टर्म मैंने इजाद की है, और भी लोग कहते हैं गूगलोपैथी, यानी वो लोग जो गूगल से पढ़ के खुद ही अपने ऊपर वो गूगलोपैथी इम्प्लीमेंट करते हैं। आप अगर गूगल से आज पढ़ के आके मुझे पढ़ाना शुरू कर दें कि डॉक्टर आतिफ ये मैंने स्किन पढ़ी गूगल से, मैं कहूँगा यार तुम गूगलोपैथिक डॉक्टर हो, तुमने तुम उसी के ऊपर चलो, तुम उसी पे जाओ, मेरे पास क्या लेने आए हो, जाओ अपना वहीं से करके कर लो। सो मैं इनको लोगों को मजाक करता हूँ, आजकल जो हमारी कौम बहुत पढ़ लिख गई है, जो हमारी ये नई पौध है, ये नेट पे बैठी रहती है हर वक्त और गूगल करती रहती है, तो मैं इनको, अब बात सबसे बड़ी है बायोटीन ले लेना, सप्लीमेंट ले लेना, मिनरल ले लेना। देखिए ये तो एक जनरल बातें आप कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हर एक को पता है। आप जीपी के पास चले जाओ, वो भी आप किसी क्वैक के पास चले जाओ, अताई डॉक्टर के पास, वो भी कहेगा बेटा बैठ जाओ, तुम वो फल खाते हो, तुम ये मिनरल लेते हो, बायोटीन लेते हो, विटामिन लेते हो, ये क्या बात हुई? आपने जड़ तक जाना है और उस जड़ को एड्रेस करना है कि हेयर फॉल की है क्या। ठीक है, देखिए मेरा तो, अब आप मेरे पास आते हैं, आपने माशाल्लाह अब आपका भी बालों का आपने इलाज करवा रहे हैं, तो अगर मैं आपका डॉक्टर हूँगा तो मैं पहले पूछूंगा कि तनवीर बेटा ये बताओ आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। ठीक होगा, आपको खुदा न खास्ता डेंगू हुआ, आपको कोरोना हुआ, आपको कोई बीमारी हुई मेजर, आप कोई दवाइयाँ खाते हैं, आप डाइटिंग करते हैं, आपको कोई विटामिन की कमी है, फिर मैं आपका इलाज। तो मेरा मशवरा ये होगा, जो ये सप्लीमेंट और मिनरल की आपने, ये तो हम किसी को भी दे सकते हैं, ये तो जो मर्जी ले ले, कभी रोका आपने? आप इतने माशाल्लाह नॉन जीपी हैं लाहौर में, लाहौर के बाहर भी लोग आपको जानते हैं, तारीफ़ें करते हैं, तो वो लोग कहते हैं जी आके मुझे तनवीर साहब जी विटामिन और मिनरल ज़रूर देते हैं, तो अच्छी बात है, वो तो हर एक को आप दे दे, मेरे जैसा बंदा है मैं भी ले लूँगा। तो हमने कॉज को ढूंढना है और उस कॉज को एड्रेस करना है, और वो खाली इनसे नहीं होता, वो फिर मैं खुद एक तेल बनाता हूँ। ये मेरे वाले साहब अल्लाह बख्शे, गुलाम शबीर साहब मेरे वाले, जिन्होंने आप तो जानते ही हैं, आपका जी आमीन, तो उन्होंने एक ऑयल बनाया था डिफरेंट केमिकल्स का, जो मैं आप लोगों को देता हूँ, जिससे बाल जो आपकी तरह के नहीं, जो बिल्कुल बाल हो जाएं, जिनके बाल कम हो जाते हैं उनके बाल आ जाते हैं, खवातीन के बाल आ जाएंगे, मर्दों में बाल आ जाएंगे। फिर हम इसके साथ दवाइयाँ देते हैं, खाने वाली दवाइयाँ जो स्पेसिफिक बालों को टारगेट करती हैं, हेयर फॉलिकल्स को, जो नीचे से बाल निकलता है। अब मैंने आपको खातून का बताया, एक खातून आपको आगे कहती है जी कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, एक खातून कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो मेंसेस ही नहीं आते, 2-2 महीने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं। इसका क्या मतलब है? आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी है, आपने गायनी वाली को कहना है कि जी ये बच्ची है, इसके मसले आप ज़रा चेक करें, फिर वो भी चेक करेंगी उसके हार्मोन, हम भी फिर बताएंगे। तो ये हमने कॉज की डेप्थ तक जाना है, रीज़न की, और फिर उसको ट्रीट करना है, और वो जनरली इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाता है। अच्छा सर, वो फीमेल जो हमें दूर दराज के इलाकों में देख रही होंगी या कभी भी हमें सुनेंगी, तो उनको पता होगा कि बेस्ड ऑन साइंस 2 एक्सपर्ट बंदे बैठ के इस बात को डिस्कस कर रहे थे। तो सर वो फीमेल जो कहती है कि मैं कंघी करती हूँ या मैं बुर्श करती हूँ, तो जैसे ही करती हूँ तो वो पूरा बालों से भर जाता है, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम कि वो अपने बालों को किस तरह रीग्रो करवा सकते हैं?
देखिए बात ये होती है कि हमारे दूर दराज इलाकों में हैं तो पाकिस्तान में ही ना, ऐसे ही सर। वो कोई वीज़ा लेकर तो नहीं आना, ऐसे ही उन्होंने सर। पाकिस्तान में तो आना ही है, ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। अपने प्लास्टिक सर्जन से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है। दूर भी हैं तो वो आके एक दफा उनको आजकल दिखा तो दें। वीडियो कॉल, ऑनलाइन बिल्कुल जी, कंसल्टेशन। ऑनलाइन चल रहा है, सारी दुनिया देखें, ये मोबाइल है ना, इसने दुनिया समेट दी है। ठीक है, आप यहाँ बैठे वीडियो कॉल पे आएंगे आपकी नहीं बात जी, एक सेकंड, अमेरिका से अभी मैं आ रहा था तो मुझे अमेरिका से मेरे 2 पेशेंट फेस टाइम मेरे साथ कर रहे थे, ठीक है। वो देखा। तो अब क्या दुनिया, अब आपको ना वीज़ा लेना है, ना जहाज पे बैठना है, कुछ भी ना नहीं। टिकट खर्चना है, यही बैठ के आपका इलाज और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन हो जाती है, वहीं से उन्होंने क्या ट्रांसफ़र कर देना है। सो मेरा मशवरा ये होगा कि आजकल गाँव में, या आप अब इतना ट्रैवल करते हैं, हर जगह पे हर आप चीज़ मुझे बताएं मोबाइल किसके पास नहीं है? हर जगह पे सर, एक गाँव- सब्जी वाले से लेके बस, नीचे वाले तक। बिल्कुल आपने अच्छी बात की, जो सब्जी वाला एक फार्मर जो है ना, वो भी उसके ऊपर टाइमिंग और बारिश की सारी बिल्कुल सिस्टम को बारिश, देख रहा है। बिल्कुल जी। तो इस वजह से मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने, अगर आ नहीं सकते तो मोबाइल पे रब्ता कर लें, आप अपने नेट पे बात कर लें, गूगल पे देख लें, कर लें, और फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी आती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने कभी ज़िंदगी में शैम्पू नहीं लगाया, कुछ लोग कहते हैं जी मुझे शैम्पू रास ही नहीं है, मैं जो है ना वो सिर्फ साबुन से नहाती हूँ या नहाता हूँ। साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल बालों के लिए किस कदर मुफीद होता है, या इसका कोई बेनिफिट और लॉस क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये ना कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, माहिर मराज जिल्द से पूछेंगे मैं शैम्पू करूं, अगर करूं तो कौन सा करूं, मेरे बाल ऑयली हैं, मेरे बाल ड्राई हैं, मेरे बाल फ्रिजी हैं, मेरे बाल घुंघरीले हैं, मेरे बाल सीधे हैं, तो आपको आपका माहिर मराज जिल्द स्किन स्पेशलिस्ट बताएगा कि आपने कौन सा शैम्पू यूज़ करना है। ठीक है। जो पुराने ज़माने में हमारी बुज़ुर्ग माएँ, नानियाँ, दादियाँ हमारे सिर धोती थी, उस ज़माने में शैम्पू का रवाज नहीं था, वो साबुनों से धोती थी, और वो कई दफ़ा साबुन, जिन साबुनों से कपड़े धोए जाते हैं उसी से धो देती थी। या अक्सर लोग दही लगाते थे, दही लगाते थे। नहीं, दही क्या, लोग अपना अंडे की जर्दी लगाते हैं, कई लोग यहाँ से लीमू लगा लेते हैं पानी पे, चेहरे पे। बात सबसे बड़ी ये, देसी टोटके मार्केट में बहुत है, पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, लेकिन उनकी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। फिर हम वही बात करते हैं, हमसे, मुझसे जो कि पूछता है डॉक्टर आते वो जो देसी टोटके हैं हम वो करें, मैं कहता हूँ भाई अपने एट योर ओन रिस्क, क्योंकि मैंने तो साइंस में उसको नहीं पढ़ा ना कहीं, मैंने तो ये नहीं देखा कि अंडे की जर्दी जाके तुम्हारी स्किन में कितना डीप जाएगी और तुम्हारे हेयर फॉलिकल को कहाँ से निकालेगी, या दही जो तुम लगाते हो, ठीक है वो हमें पता है उनकी तासीर क्या है इन चीज़ों की, खाने पीने की, लेकिन ये कह देना कि जी मैं ये 100% आपके, हो सकता है आपकी स्किन को ना सूट करे, आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, दही ना सूट करे, कई लोग नींबू पानी यूज़ करते हैं वो ना सूट करे, रिएक्शन हो सकता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जब भी आपने शैम्पू या साबुन रखें बॉडी के लिए, शैम्पू और कंडीशनर ये रखें सर के लिए, और वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, स्किन वाले से, कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूं। अच्छा सर, दूसरा ये मिलाजमा के तौर पे हम देखते हैं कि बीइंग जो जितनी भी फीमेल्स होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी कुछ स्याहियाँ जो है ना वो नुमाया शुरू हो जाती हैं। अब जब वो पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती तो वो कहती है कोई क्रीम लिख दें कि ये स्याही खत्म हो जाए, तो क्या एक क्रीम से स्याही खत्म हो सकती है या प्रॉपर ट्रीटमेंट? नहीं, ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि उसकी पिगमेंटेशन है कितनी। अब खातून मेरे पास आती है, उसका खाली नाक के ऊपर एक लाइन है हल्की सी, तो एक क्रीम से हो जाएगी। एक खातून आती है जो बटरफ्लाई एरिया भरा हुआ है, हम बटरफ्लाई किसको कहते हैं, चेहरे को, ये पूरा सारा ये साइनोसाइटिस, वो तितली है ना बटरफ्लाई, तो ये आ गई। अगर ये है तो ये खाली ट्यूब से तो नहीं जाएगी ना, इसके लिए हम गोलियां देते हैं। खुद मैंने बताया मैं क्रीम बनाता हूँ, वो क्रीम देते हैं लगाने को, सन ब्लॉक देते हैं, ठीक है, ट्यूब्स देते हैं, सीरम देते हैं, विटामिन सी सीरम बड़े अच्छे मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, कोजिक एसिड है, हाइड्रोकिनोन्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। उसके साथ चेहरा 3-4 माह में साफ हो जाता है। अच्छा सर, सीरम लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है? आपने दिन में सीरम नहीं लगाना, जब भी सीरम लगाना है मगरिब के बाद लगाना है। रात के दिन में लगाएंगे सीरम, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ विटामिन सी इंटरेक्ट करती है, आपकी स्किन को बर्न करेगी, चेहरा लाल हो जाएगा। जब बिस्तर में शाम को मगरिब हो जाए उसके बाद पूरे चेहरे पे सीरम लगा लें, सुबह उठ के मुंह धो लें, बहुत फर्क पड़ेगा। सर सीरम की जो डोज है ये रेगुलर बेस पे लगाना चाहिए, ऑन एंड ऑफ लगाना? नहीं, सीरम आप रेगुलर लगाएं, और वो डिपेंड करता है, आपको डॉक्टर खुद बताएगा कि सीरम आपकी स्किन को कितना चाहिए। क्या आपने सुबह शाम लगाना है, क्या आपने खाली शाम को लगाना है, और सुबह आपने उठ के फजर के वक्त लगाना है, क्योंकि दोपहर को नहीं लगाना चाहिए, स्किन बर्न होती है। तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अच्छा सर, सन ब्लॉक की आपने बात की, वो लोग जो बाहर मजदूरी करते हैं या धूप में ही हर वक्त रहते हैं,
तो उनको सन ब्लॉक दिल में कितनी दफ़ा लगाना चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा ही वो अपनी बॉडी पे लगा लें और काम करते रहें? देखिए बात होती है सन ब्लॉक जो होता है ना, वो हम कहते हैं कि जनरली एक दफ़ा बहुत होता है। आप एक दफ़ा चले गए, आपने लगा लिया, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, बाहर किसी की मार्केटिंग की जॉब है, कोई मोटर बाइक चलाता है बंदा, तो हम उनको कहते हैं बेटा सन ब्लॉक एक दफ़ा लगा लो तो बहुत है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो सन ब्लॉक लगा कर एक दफ़ा फिर अपने अंदर चला जाता है, घर में, कमरे में या ऑफिस में, फिर वहाँ से 2 घंटे बाद निकलता है फिर, तो उसको फिर रिपीट कर लेना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी मेडिकेटेड से हट के कॉस्मेटेड क्रीमें लोग खुद ही बना के अपने ऊपर लगाते हैं, तो उसके कितने इफेक्ट होते हैं आपकी नज़र में स्किन के ऊपर? देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि खुद क्रीमें बना के लगानी और ख़ुद ये देसी टोटके और ख़ुद ये मैन्युफैक्चर करके, इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एक दवाई में केमिकल या इंग्रेडिएंट क्या है। अब हम एक दर्द के लिए सर में पैनाडोल की गोली खाते हैं, अब अगर आपको ये पता नहीं कि पैनाडोल में है क्या, मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल क्या है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। हर चीज़, यानी मैं अपने मरीज़ को ये कहता हूँ कि तुम्हें जो दवाई दी जा रही है बेटा इसको जाके पढ़ो, पहले तुम्हारी ये लीफलेट निकालो, उस लीफलेट में पढ़ो, तुम्हारी एजुकेशन होगी इसमें कि क्या क्या है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें कोई ऐसी दवाई जो घर में हम बनाते हैं उसको यूज़ तब तक नहीं करना जब तक हम श्योर ना हो कि इसमें केमिकल क्या है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि हमारे और मेरे और आपके सामने पानी पड़ा हुआ है और हमारी बॉडी 90% तकरीबन वाटर उसकी ज़रूरत होती है, तो पानी का इस्तेमाल आपकी स्किन और बालों को किस कदर उसको महफूज रख सकता है? पानी जैसी तो चीज़ ही नहीं बनी। ये तो अल्लाह ताला का हमें जितना शुक्र अदा करें, जितना वाटर इनटेक हम करेंगे, फ्लूइड अंदर जाएंगे, उतनी चेहरे पे ग्लो आएगी। ठीक है। उतना हमारा जिस्म फ्रेश लगेगा, चेहरा फ्रेश लगेगा, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगी, हमें चेहरे में चमक आएगी। और जितना पानी हम कम पिएंगे उतनी हमारी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उतनी हम पानी की वजह से हल्के पड़ जाएंगे आंखों के नीचे, चेहरा वो ग्लो नहीं करेगा, बाजू टांगों की स्किन ड्राई हो जाएगी। सो पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। कम से कम गर्मियों में आजकल 2.5 से 3 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये बताइए कि वो लोग जो चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या स्किन के साथ चाय और कॉफ़ी के कोई इफ़ेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखें ना, वो क्या है, हमारी एक है, हम लोग कहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं डॉक्टर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है। अगर आप कॉफ़ी के कप 6 पीने शुरू कर दें और चाय के 4 5 तो फिर तो स्किन प्रॉब्लम आएगी ना। कैफीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। सो एक आधा कॉफ़ी का कप पी लिया, एक आधा चाय का कप पी लिया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, वो आपको फ्रेश रखेगी। लेकिन अगर आप हर 4 घंटे बाद कॉफ़ी का कप पी रहे हैं और वो ले रहे हैं तो फिर तो मसले आएंगे। अच्छा सर, दूसरा ये है कि स्किन डिजीज़ के साथ फ्रूट का इंटेक, कौन कौन से मौसमी फल लिए जा सकते हैं या हर फल खाया जा सकता है? देखिए फ्रूट आप हर खा सकते हैं। ठीक है। अब वो मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब गरम, ये इसकी गर्म है फल, ये ठंडा फल है। मैं कहता हूँ यार ये गर्म है तो फ्रिज में रख के खा ले, ठंडा कर ले, ये ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख ले, ये क्या बात है। मैंने कहा वो तासीर होती है जो है, तो फल जो मर्जी मिले, फल को आंखें बंद करके खा लेना, क्योंकि उसमें फाइबर का इंटेक भी बढ़ जाएगा, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, एवरीथिंग। फल तो बड़ा मैंडेटरी है आपकी स्किन के लिए, चेहरे के लिए और बॉडी के लिए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। लोग चूँकि बाहर निकलते नहीं हैं और प्रॉपर उनका एक्सपोजर नहीं है, सन का या हवा भी प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है, तो विटामिन डी का स्किन की डिजीज़ के अंदर कितना रोल है? देखिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। अगर विटामिन डी नहीं लेंगे प्रॉपर, बाहर आप ओरल ले लें, बाहर नहीं लेनी, गर्मी बड़ी है, पागलों की तरह तो नहीं कहना कि दोपहर को 2 बजे बाहर बैठ जाओ जून जुलाई के महीने में, वो कहेगा जी मर जाएंगे हम फिर ओरल ही देते हैं। हमारे पास शरबत भी हैं, ओरल भी आप भी देते होंगे, कैप्सूल इंजेक्शन है। लेकिन विटामिन डी के साथ अगर नहीं लेंगे तो स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाती है, हल्के पड़ जाती हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं, स्किन डल हो जाती है, स्किन में फ्रेशनेस नहीं रहती। तो इसलिए आपको विटामिन डी अगर कम है तो वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया, बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको उनका नॉलेज भी अपडेट हुआ होगा और लोगों को इसका बेनिफिट भी होगा। और जब तक भी हम हैं ये आवाज़ हमारी चलती रहेगी और लोगों को इसका बेनिफिट होगा। सर, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसनैन काज़मी का पैगाम पब्लिक के नाम। देखिए जी, बात सबसे बड़ी ये है, मैं ये एक ही बात करूँगा कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आप मुकम्मल रोज़े रखें, कलाम पाक पढ़ें, अल्लाह के नज़दीक हो जाएं। वो जो ये चीज़ें हैं ये चेहरे पे ग्लो भी देती हैं,
चेहरे पे चमक भी देती हैं। डाइट अच्छी रखें, एक दूसरे की बुराई ना करें, चुगली ना करें, हर बंदे को अपने से यानी अच्छी दुआओं में याद रखें, किसी के साथ जेलसी ना करें। फल, फ्रूट, जूस, दूध, दही, मिल्क शेक ज़्यादा लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा लें। अल्लाह ताला करेगा कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, अल्लाह ताला करेगा कि आपके चेहरे पे फ्रेशनेस भी रहेगी, नमाज के साथ आपके चेहरे पे नूर भी रहेगा, और इंशाल्लाह आप मेंटली ख़ुद भी सेटिस्फाइड होंगे कि मेरे में कोई कमी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आपने देखा कि सर ने बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू की और एक लेमैन की लैंग्वेज के अंदर जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको अपना मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की। सर के साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, किसी भी तरह सर के साथ कोई मशवरा लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो सर के नाम के साथ आप गूगल पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क के ऊपर आप सर के नाम के साथ जा सकते हैं, या हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कमेंट बॉक्स में आके भी आप बात कर सकते हैं और सर का नंबर लेके आप सर से अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कंसल्टेशन लेके अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो नाजरीन, मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा और नए गेस्ट के साथ नई क्यूरी, नई थ्योरी, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।